नमस्ते और आज की इस विशेष डीप डाइव चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं और या यूं कहें कि एक ऐसे व्यक्तित्व के उस मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक पहलू को समझने वाले हैं जो खेल की दुनिया से निकलकर एक पूरी संस्कृति बन चुका है। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। बिल्कुल। और देखिए, आज का हमारा जो ये विश्लेषण है ना, वो सिर्फ उन रिकॉर्ड्स या ट्रॉफियों की गिनती करने के बारे में बिल्कुल नहीं है जिन्हें पूरी दुनिया पहले से जानती है। हमारा मुख्य उद्देश्य उस मेथड को डिकोड करना है जिसने भारतीय रेलवे के एक आम टिकट कलेक्टर को दुनिया के सबसे सफल लीडर्स में से एक बना दिया। हाँ, और इस माइंडसेट को समझने के लिए हमने कई अलग-अलग और प्रामाणिक स्रोतों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। मतलब हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और क्रिक टुडे जैसे पब्लिकेशंस की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा विकिपीडिया पेजेस, बायजूस और वेदांतु की बायोग्राफीज और यहाँ तक कि आईपीएल 2026 की जो ताज़ा प्लेयर प्रोफाइल्स हैं, हमने उनका भी विश्लेषण किया है। सही कहा आपने। इन सभी सोर्सेस को एक साथ रखने पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ये स्पष्ट होता है कि उनकी सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि एक बेहद व्यवहारिक सोच का नतीजा है। और ये इनसाइट्स हमारे श्रोताओं के जीवन और उनके अपने करियर में भी बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के सबसे बुनियादी स्तर से शुरुआत करते हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने महान बनते हैं, उनका जीवन बचपन से ही उस खेल के इर्द गिर्द बुना होता है। लेकिन धोनी की शुरुआत इस पारंपरिक सांचे में फिट ही नहीं बैठती। रांची के डीएवी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल में उनका मुख्य फोकस क्रिकेट तो था ही नहीं। हाँ, वो तो अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम के एक बहुत ही समर्पित गोलकीपर हुआ करते थे। और ये तो उनके जो खेल शिक्षक और कोच थे, केशव रंजन बनर्जी, उन्होंने उनके अंदर के उस रिफ्लेक्सेस को देखा और उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग आजमाने का सुझाव दिया। सोचिए, अगर वो प्रारंभिक हस्तक्षेप ना हुआ होता तो शायद भारतीय क्रिकेट का इतिहास कुछ और ही होता। बिल्कुल। और देखिए, ये पहलू बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि एक गोलकीपर की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, मतलब गेंद की दिशा का अनुमान लगाना, डाइव लगाना और शरीर का संतुलन बनाए रखना, आगे चलकर यही सारी चीजें उनकी अनऑर्थोडॉक्स विकेट कीपिंग की नींव बनी। और अगर हम उनकी इस यात्रा को एक बड़े सामाजिक नजरिए से देखें तो उनका संघर्ष सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं था। मुझे वो दौर याद आता है 2001 से 2003 के बीच का, जब उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई के रूप में काम किया था। वो उनके मानसिक निर्माण का सबसे अहम हिस्सा है। उस समय भारतीय क्रिकेट में आपको पता ही है, महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर के खिलाड़ियों का दबदबा हुआ करता था। एक छोटे शहर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने वाले लड़के के लिए उस सिस्टम को भेदना लगभग असंभव था। लेकिन यहीं पर बीसीसीआई की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल ने अपना काम किया। हाँ, मैंने उस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट विंग यानी TRDW। ये तो भारतीय क्रिकेट में छोटे शहरों की प्रतिभाओं को खोजने का एक क्रांतिकारी कदम था ना। एकदम सटीक बात है। 2003 में जमशेदपुर में एक मैच के दौरान TRDW के अधिकारी प्रकाश पोद्दार ने धोनी के खेल को देखा। पोद्दार ने तुरंत उस आक्रामक शैली को पहचाना और नेशनल क्रिकेट एकेडमी को अपनी रिपोर्ट भेज दी। उस एक रिपोर्ट ने खड़गपुर के उस TTE को भारतीय क्रिकेट के रडार पर ला खड़ा किया। और इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनका जमीन से जुड़ा रहना। मतलब जब कोई इंसान इतनी लंबे और कठिन यात्रा तय करके सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो अक्सर लोग उस चकाचौंध में खो जाते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में 2017 की एक घटना का जिक्र है जो बहुत कुछ कहती है। हाँ, वो ट्रेन वाली घटना, वो वाकया सच में उनके व्यक्तित्व के एक बहुत अलग पहलू को सामने लाता है। ज़ारे ट्रॉफी खेलने के लिए ट्रेन से सफर करना चुना। 13 साल बाद उन्होंने 18616 क्रिया योग एक्सप्रेस के सेकेंड टियर AC कोच में रांची से हावड़ा तक की यात्रा की। और रेलवे के अधिकारियों ने उस समय मीडिया को बताया था कि उन्होंने अपने लिए किसी भी प्रकार की VIP ट्रीटमेंट या विशेष सुरक्षा की मांग नहीं की थी। वो अपनी टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ आम यात्रियों के बीच उस 2AC कोच में बैठे थे। ये कोई PR स्टंट तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी जड़ों को एक्नॉलेज करने का तरीका था। एक लीडर के तौर पर अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ये क्षमता ही उन्हें मैदान पर भी शांत बनाए रखती है। जब आप सफलता और असफलता दोनों को एक समान नजरिए से देखना सीख जाते हैं तो बाहरी दबाव आप पर हावी नहीं हो पाता। सही कहा। और ये संतुलन उनके खेलने के तरीके में भी साफ झलकता है।
अब अगर हम उनके उस मेथड टू मैडनेस का विश्लेषण करें, मेरा मतलब है उनके काम करने के वो तरीके जो दिखने में अजीब लगते हैं लेकिन नतीजे एकदम सटीक देते हैं। इसमें विकेट कीपिंग का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। क्रिकेट की कोचिंग मैनुअल में हमेशा सिखाया जाता है कि विकेट कीपर को गेंद को रिसीव करना चाहिए, मतलब गेंद जब दस्तानों में आए तो हाथों को थोड़ा पीछे खींचना चाहिए ताकि इम्पैक्ट कम हो सके। लेकिन उन्होंने इस पारंपरिक नियम को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने गेंद को रिसीव करने के बजाय उसे स्नैच करने यानी आगे बढ़कर छीनने की तकनीक अपनाई। और इसका परिणाम क्या हुआ? स्टंप्स के पीछे उनका रिस्पॉन्स टाइम अकल्पनीय रूप से कम हो गया। कीमो पॉल को आउट करते समय की गई उनकी एक स्टंपिंग का समय महज 0.08 सेकंड दर्ज किया गया था। संदर्भ के लिए, इंसान के पलक झपकाने का औसत समय भी इससे कहीं ज्यादा होता है। कमाल की बात है। और सिर्फ विकेट कीपिंग ही नहीं, उनका बहुचर्चित हेलीकॉप्टर शॉट भी किसी क्रिकेट अकेडमी की देन नहीं था। ये शॉट उन्होंने अपने बचपन के दोस्त संतोष लाल से सीखा था, जो टेनिस बॉल क्रिकेट में यॉर्कर गेंदों का सामना करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। देखिए, इन अनऑर्थोडॉक्स तकनीकों के पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड सोच है। पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर और पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे के साक्षात्कारों से इस पर बहुत स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। श्रीधर ने बताया था कि अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के 8-9 साल पूरे करने के बाद धोनी ने विकेटकीपिंग की पारंपरिक जो ड्रिल्स या अभ्यास होता है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये तथ्य अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है कि दुनिया का सबसे सफल विकेटकीपर अपने प्राइम में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था। आमतौर पर इसे एक खिलाड़ी की लापरवाही माना जा सकता है। पहली नजर में वैसा ही लगता है, लेकिन इसका लॉजिक विशुद्ध रूप से व्यवहारिक था। उस दौर में धोनी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों के कप्तान थे और प्रमुख बल्लेबाज भी थे। विकेटकीपिंग की रोजमर्रा की ड्रिल्स में सैकड़ों बार गेंद को दस्तानों में लेना पड़ता है, जिससे उंगलियों के जोड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो चोटिल होने का खतरा बना रहता है। बिल्कुल। इस भारी वर्कलोड को मैनेज करने और अपनी उंगलियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। किरण मोरे ने स्पष्ट किया था कि उनके दस्तानों के अंदर रबर और रुई का एक विशेष कुशन होता था, जो उन्हें गेंद को रिसीव किए बिना सीधे स्नैच करने की आज़ादी देता था। उन्होंने पारंपरिक अभ्यास के बजाय सिर्फ अपने रिफ्लेक्सेस पर भरोसा किया। ये हार्डवर्क बनाम स्मार्ट वर्क का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आपको अपनी ताकतों और अपनी सीमाओं का इतना सटीक अंदाजा होना चाहिए कि आप अपने लिए खुद के नियम बना सकें। और यही एडेप्टेबिलिटी या अनुकूलन क्षमता उनकी कप्तानी का भी सबसे बड़ा हथियार रही है। क्रिकेट इतिहास के वो इकलौते कप्तान हैं जिनके पास आईसीसी की तीनों प्रमुख सीमित ओवरों की ट्रॉफियां मौजूद है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 5 आईपीएल खिताब जीतना भी उनकी लीडरशिप का बड़ा प्रमाण है। लेकिन इस विश्लेषण को वर्तमान संदर्भ में जो चीज सबसे ज्यादा प्रासंगिक बनाती है वो है आईपीएल 2025 और 2026 के सीजन को लेकर सामने आई उनकी ताजा प्रोफाइल। हाँ, ये वर्तमान परिदृश्य सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। आईपीएल 2025 और 26 के लिए नियमों में एक बदलाव का फायदा उठाते हुए उन्हें एक अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन किया गया है। अब एक खिलाड़ी जिसकी उम्र 40 के पार हो चुकी है, उसे फ्रेंचाइजी हर हाल में अपने साथ क्यों रखना चाहती है? क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स बहुत शानदार हैं। 5400 से अधिक रन, 2664 छक्के और 137 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। वो तो है ही, लेकिन सिर्फ आंकड़े ही वजह नहीं हैं। क्रिकेट टुडे के एक विस्तृत विश्लेषण में यह समझाया गया है कि आईपीएल के इकोसिस्टम को आज भी धोनी की जरूरत क्यों है। एक तो उनका विशाल ब्रांड वैल्यू है, लेकिन क्रिकेट के नजरिए से उनका सबसे बड़ा योगदान अब अल्टीमेट फिनिशर से आगे बढ़कर अल्टीमेट मेंटर का हो गया है। मेंटरशिप का ये पहलू वाकई अहम है। हमने देखा है कि कैसे उन्होंने पहले रविंद्र जडेजा और फिर ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा खिलाड़ियों को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी। कप्तानी छोड़ने के बाद भी विकेट के पीछे से खेल को रीड करने की उनकी क्षमता और गेंदबाजों को सही फील्ड प्लेसमेंट देना गेम चेंजर साबित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दबाव के क्षणों में युवा खिलाड़ियों को मानसिक रूप से स्थिर रखना। ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी भर से खिलाड़ियों को एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का एहसास होता है। वो ऐसा माहौल बनाते हैं जहां युवा खिलाड़ी अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखते हैं। लीडरशिप का यही इवोल्यूशन उन्हें खास बनाता है। एक समय था जब टीम को उनके ताबड़तोड़ रनों की जरूरत होती थी। आज टीम को उनके उस शांत दिमाग की जरूरत है जो 19वें ओवर के दबाव में भी सही निर्णय ले सके।
और उनकी ये ऑरा सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही, इसने भारतीय पॉप कल्चर में भी बहुत गहराई से पैठ बना ली है। बिल्कुल, और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण थी उनकी सुपरहिट बायोपिक MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। ये एक फिल्म से बढ़कर एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी। और इस फिल्म से जुड़े तथ्य दिखाते हैं कि उनके मेथड को पर्दे पर उतारना कितना मुश्किल था। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने इस भूमिका के लिए अद्भुत समर्पण दिखाया था। हाव भाव और हेलीकॉप्टर शॉट को मास्टर करने के लिए सुशांत ने किरण मोरे के साथ पूरे 13 महीने तक सघन ट्रेनिंग की थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो रोजाना 200 से 300 हेलीकॉप्टर शॉट्स का अभ्यास करते थे। इस स्तर का जुनून बताता है कि धोनी का व्यक्तित्व लोगों को किस हद तक प्रभावित करता है। फिल्म ने उनके संघर्ष को खूबसूरती से दिखाया, लेकिन इसके साथ ही उनके जीवन का एक और अध्याय लोगों के सामने आया, भारतीय सेना के प्रति उनका अटूट समर्पण। हाँ, बचपन में उनका सपना क्रिकेटर बनना नहीं, बल्कि भारतीय सेना में एक फौजी बनना था। 2011 में विश्व कप जीतने के बाद उन्हें इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की 106 पैरा टीए बटालियन में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। अक्सर मशहूर हस्तियों को ऐसी उपाधियां दी जाती हैं और वो केवल समारोहों तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन धोनी ने इसे अलग स्तर पर ले जाने का फैसला किया। 2015 में उन्होंने आगरा के ट्रेनिंग कैंप में सेना के पैराट्रूपर्स के साथ कड़ी ट्रेनिंग की। उन्होंने विमान से 1250 फीट से लेकर 10,000 फीट तक की ऊंचाई से 5 सफल पैराशूट जंप लगाए, जिसमें रात का जंप भी शामिल था। और इस परीक्षण को पास करके ही उन्होंने एक क्वालिफाइड पैराट्रूपर का बैज हासिल किया था ना? बिल्कुल। और 2019 के विश्व कप के बाद उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन के साथ 2 सप्ताह तक पेट्रोलिंग और गार्ड ड्यूटी की। ये एक्सट्रीम कमिटमेंट है। अगर हम इस फौजी अनुशासन को उनके खेल से जोड़कर देखें तो कैप्टन कूल का रहस्य भी यहीं खुलता है। सेना में यही तो सिखाया जाता है कि जीत हो या हार, भावनाएं आपके फैसलों पर हावी नहीं होनी चाहिए। मैदान पर उनकी वो भावहीन और शांत प्रतिक्रिया इसी फौजी माइंडसेट का परिणाम है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो स्पष्ट होता है कि ये कहानी सिर्फ प्रतिभा की नहीं, बल्कि एडेप्टेशन की है। रेलवे प्लेटफॉर्म के संघर्ष से लेकर पारंपरिक तकनीक को खारिज करने तक और फिर शोहरत के शिखर पर आम इंसान की तरह सफर करने तक, ये सब एक ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं जो बाहरी शोर से अप्रभावित है। ये सारा विश्लेषण और उनकी उपलब्धियां तो निर्विवाद हैं, लेकिन एक निष्पक्ष डीप डाइव तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम सिक्के के दूसरे पहलू को न टटोलें। विकिपीडिया और कुछ क्रिटिकल रिपोर्ट्स में एक बहुत ही विचारों तेजक तथ्य का उल्लेख है जो उसी सुपरहिट बायोपिक से जुड़ा है जिस पर हमने बात की। अच्छा, ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में? स्रोत बताते हैं कि दी अनटोल्ड स्टोरी होने का दावा करने वाली उस फिल्म में उनके करियर के सबसे बड़े और गहरे विवादों को पूरी तरह से हटा दिया गया था। ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। जब किसी अनकही कहानी में से कुछ बड़े अध्यायों को हटा दिया जाता है तो वो कहानी एक आदर्शवादी चित्र ज्यादा बन जाती है। स्रोतों में किन घटनाओं का जिक्र किया गया है? 2013 का बहुचर्चित IPL स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी का मामला, जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट को झकझोर दिया था, उसका फिल्म में कहीं जिक्र नहीं था। उसी मामले के कारण चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का बैन लगा था। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके कथित मतभेदों को भी स्क्रिप्ट से बाहर रखा गया। और रीति स्पोर्ट्स नाम की जो मैनेजमेंट कंपनी थी, उसमें उनकी कथित हिस्सेदारी को लेकर जो हितों के टकराव का मुद्दा उठा था, उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। जी हाँ, स्पष्ट रूप से फिल्म ने खेल की दुनिया की उन स्याह और जटिल सच्चाइयों को मिटाकर जीवन का एक साफ सुथरा संस्करण पेश किया। हम यहाँ इन विवादों की सत्यता पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये तथ्य सामने रख रहे हैं कि कहानी का एक बड़ा हिस्सा उस नैरेटिव से गायब था। और ये तथ्य एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक बहस को जन्म देता है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो बिना किसी अहंकार के आम ट्रेन में सफर करता है, और दूसरी तरफ खेल के सबसे बड़े विवादों में उसका नाम खामोशी से जुड़ता है। शायद यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा रहस्य भी। बिल्कुल। ये कॉन्ट्रास्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक समाज के रूप में अपने नायकों की सिर्फ एक बेदाग देवता जैसी छवि ही देखना पसंद करते हैं? क्या एक लेजेंड की कहानी में से उसकी कमजोरियों और सबसे मुश्किल दौर को हटा देना उसे बड़ा बनाता है, या फिर यही जटिलताएं उसे एक सच्चा जीता जागता इंसान बनाती हैं? क्या हम किसी लेजेंड को उसकी पूरी ग्रे शेड्स के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?
ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हर फैन को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। और इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और चीजों को उनके हर पहलू से देखते रहिए।